देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भगवंत मान ने खटकर कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ पंजाबी में ली। उन्होंने अकेले शपथ ली। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से शुरू हुई। भगवंत मान के शपथ लेने के बाद समारोह का समापन हो गया। इसके बाद वे सीधे चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। काम शुरू होगा तो मैं एक बार फिर कहना कि हौली आराम नाल ड्रामे नाल चलांगे। किसे नूं कोई भद्दी शब्दावली या सोशल मीडिया ते कोई किसे नाल लड़ना नहीं, ठीक है ना। लगे लोगों को कि हाँ यार सियाणे लोग आए हुए ने, सियाणे ने, वधिया बंदे ने, ये देश के प्रति सोचते हैं। सो मैं आही तुहानूं बेनतियां करनियां सी। अखीर दे विच मैं एक शेर बोलूँगा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो तुसी सानू अपने दिलों च जगह दी है। देखो अपने दिलों च देखो शहीद आजम भगत सिंह होरां दी फोटो हर साल आपां कैलेंडर दिवाली वाले दिन या नवें साल वाले दिन ले आउने आ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की, श्री गुरु नानक देव जी की 10 गुरुओं की फोटो का नवा कैलेंडर ले आउने हर साल। क्यों लेके आउने आ? क्योंकि उन्होंने बैंकों च खाते नहीं खिलाए, उन्होंने साडे दिलों च खाते खिलाए होंदे ने। ते जिहड़े दिलों च खाते खुल जाते हैं ना, उन्होंने फिर। भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। क्रम के हिसाब से मान 25वें और नेता के तौर पर 17वें मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण में पंजाब के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। अपने नए सीएम को लेकर क्या कहना है पंजाब की जनता का, सुनाते हैं आपको। और इस समय हम खटकर कला गांव में मौजूद हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम से निकलते हुए कुछ लोग इस समय हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शपथ ग्रहण में भगवंत मान ने जिस तरह का भाषण दिया कि क्या उन्हें ये भाषण अच्छा लगा है और क्या कुछ उन्हें उम्मीद है पंजाब की नई सरकार से। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, अभी आप भगवंत मान के शपथ ग्रहण से निकले हैं, बड़ा अच्छा भाषण उन्होंने दिया। एक बार फिर से उन्होंने पंजाब के विकास की बात कही है, क्या कुछ उम्मीदें आप रख रहे हैं? हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि सर भगवंत मान जी पंजाब के नए मुख्यमंत्री हुए हैं और पंजाब के लोगों को बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं उनसे। वो अच्छे काम करेंगे, पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। हम सब जितने भी पंजाब वासी हैं उनके साथ हैं। बिल्कुल, और नशे को खत्म करने की दिशा में बड़ा काम करने जा रहे हैं इस बार भगवंत मान। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार पंजाब से नशा जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जी, पंजाब नशा मुक्त होना चाहिए। जो नई पीढ़ी है नशे के गर्त में डूब चुकी है, उसको उबारने के लिए बहुत बड़ी जंगी पद्धर पर कोशिश की जाएगी कि नशे को हटाया जाए, दूर किया जाए और नई पीढ़ी को नशे से मुक्त किया जाए, नशे के बंधनों से निकाला जाए और पंजाब नशा मुक्त हो जाए। इसी में हम सबकी खुशी है। युवाओं को रोजगार की उम्मीद है? जी जी, रोजगार मिलना चाहिए वा, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए वा। जिन्हें भी युवा वा सारे रोजगार लिए अखा चुक के भगवंत मान वाल वेख रहे हैं कि सानू रोजगार मिले। पढ़ाई के अनुसार, एजुकेशन के अनुसार जिन्हें लोग पढ़े आ उस अनुसार उन्होंने नौकरी मिलनी चाहिए। कहाँ से आए हैं आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? हम लोग तरनतारन जिला के नशहरे पिंड से आए हुए हैं। मतलब भगवंत मान ने अपील की थी कि पूरे पंजाब के लोग आए शामिल होने के लिए, तो उन्हीं की अपील पर आए आप? जी, उनकी अपील पर आए हुए हैं। बड़े समर्थक दिख रहे हैं आप भगवंत मान के। जी, बहुत बड़े समर्थक हैं। पूरे पंजाब से समर्थक लोग आए हुए हैं आज यहाँ खटकला में। लोगों के दिल में बसते हैं भगवंत मान? हाँ जी, हाँ जी, चढ़ती कला जी, चढ़ती कला। वो कह रहे थे कि वैसे ही हम 70 साल पीछे हो गए हैं, तो अब एक भी दिन उनकी तरफ से व्यर्थ नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि आज से ही उनके द्वारा बड़े फैसले लिए जाएंगे। वधिया वधिया अच्छी सरकार आई है जी। आप कहाँ से आए हैं? सुरूर से। आप भी बहुत दूर से आए हैं। सब भगवंत मान की अपील पर आए और हम देख पा रहे हैं कि सबने बसंती कलर की जो है पगड़ी भी पहनी हुई है। क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं से उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? भगवंत मान से बहुत वधिया मंत्री बने जी, बहुत वधिया अच्छे काम करने, गरीबों लिए, किसानों लिए, सारे लिए बहुत वधिया करने। इस गांव के लिए कुछ उम्मीद करते हैं कि जितना विकास इस गांव का होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, तो उनके आने से अब कोई बड़े बदलाव दिखेंगे? करनगे ही, सारा कुछ करनगे भगवंत मान जी। आपको पूरी उम्मीद है कि भगवंत मान सब कुछ करेंगे? सर, आपको भी? सत श्री अकाल। हाँ जी, बहुत उम्मीद है जी। कहाँ से आए आप? बठिंडा से आए हैं जी। बड़ी दूर से आए हैं आप भी, कैसे आए हैं यहाँ तक? आप अपने साधन से आए हैं जी।
बहुत भीड़ है यहाँ पर, कई लोग यहाँ से अलग अलग जिलों से आए हैं, तो ये सभी आम आदमी पार्टी के समर्थक मैं मानूं या भगवंत मान के मानूं? आम आदमी पार्टी भगवंत मान एक ही बात है जी। कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ भगवंत मान को देखने के लिए आए हैं। नहीं मैडम, भगवंत मान और आत्मा पार्टी एक ही चीज है। ठीक है, और क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि कौन से फैसले उनके द्वारा जल्द से जल्द लिए जाएं? एक तो हस्पताल मैडम बहुत जरूरी है, बहुत बुरा हाल है। एक एजुकेशन ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। चलिए, बहुत सारे लोग इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं और इनकी यही उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द भगवंत मान पंजाब के विकास के लिए नए नए फैसले लें, नए नए काम करें। मैं पल्लवी राजपूत, ANB न्यूज़। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग पंजाब की ओर से एक पत्र जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि राजेंद्र जीत कौर, जिनकी उस समय चौला साहिब तरनतारन में BDPO के पद पर तैनाती थी, उन्होंने उस समय डायरेक्टर ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के अदालती हुक्म 11 अगस्त 2017 की पालना नहीं की, जिसके कारण पंचायत समिति चौला साहिब को 2006 से 2022 तक 25 लाख रुपए समेत 15% ब्याज के हिसाब से 2,26,03,160 रुपए का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान के दोष में राजेंद्र जीत कौर को सरकारी सेवा से तुरंत निलंबित किया गया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी की हार पर कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। जनता के सहयोग और सपा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और बीजेपी घटी है। वोट का प्रतिशत और सीटें बढ़ी है। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी है। बीजेपी को हल निकालना होगा कि आखिर महंगाई कम कैसे हो। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और ख़ासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाईं, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक। इसलिए नहीं कहना कि सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। भविष्य में संगठन और सदन में जो कार्रवाइयाँ होंगी उसमें ज़रूर उनकी भूमिका। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी ज़िले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी ज़िला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। 11 मंत्री आ रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा। देश में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली देश की पहली कार को ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। गिनीज बुक में दर्ज रिकॉर्ड में यह स्पेशल कार 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान कहा, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने का हरदीप सिंह पुरी के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। ये हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है आज, तो आपको हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर के चेहरे से समझ में आएगा कि उसका टेंशन कितना है। विशेष रूप से ये जो आज ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हम ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन को तो इनकरेज नहीं करेंगे, पर ग्रीन हाइड्रोजन को इनकरेज करने के लिए पुरी साहब के पास एक बहुत अच्छा अवसर ऐसा है कि वो अर्बन मिनिस्ट्री के भी इंचार्ज हैं और पेट्रोलियम के भी है। और हमारे महानगरों में जो सीवेज वाटर है
जिसमें वैद्य साहब बैठे अभी। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने मथुरा में 80 mld स्लज को मथुरा के कन्वर्ट करके इंडियन ऑयल को बेचा, जिससे 20 करोड़ साल के मिलते हैं स्लज को बेचकर। तो मुझे आपसे यही कहना है कि ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और टाउनशिप में जो वाटर अवेलेबल है उसको रिसाइकलिंग करें, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सेग्रीगेट करने के लिए उसको बड़ा रूफटॉप लगेगा। तो रूफटॉप सोलर और विंड ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके अगर सेग्रीगेशन होगा तो मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक इसका रिसाइकलिंग होगा, और ऑर्गेनिक वेस्ट से फिर मीथेन निकलेगा, और मीथेन से बायो LNG, बायो CNG भी बना पाएंगे, और मीथेन से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन भी बना पाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की सफलता हिंदुस्तान में तब होगी जब ये जो मेरे ऑयल कंपनीज हैं ये अपनी रिफाइनरीज में ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे, बिकॉज उससे स्केल आएगा। सो दैट्स व्हाई व्हेन आई वाज टोल्ड दैट IOCL was taking up the responsibility of providing the fuel cycle or the fuel. बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच सोमवार को सदन में खूब बहस हुई। दोनों के बीच इस बातचीत के बाद बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। कल देर रात एक मीटिंग हुई थी जिसमें कई बड़े नेता मौजूद रहे। मीटिंग के बाद समझौते की बात सामने आई, जिस पर बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि समझौते में क्या हुआ सीएम से पूछिए। सुनिए और क्या कुछ बोला राबड़ी देवी ने। मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो लोग का सरकार है, देश में वही लोग का सरकार है, यहाँ वही लोग का सरकार है। वो लोग का मामला में हमारा नहीं पड़ना है। क्या करेगा नहीं करेगा, हाउस चलेगा नहीं चलेगा, विपक्ष का काम है हाउस बंद कराना। जब बिना स्पीकर के हाउस नहीं चलता है। नहीं मैडम, रात में मीटिंग हुई है मैडम, सीएम और स्पीकर के बीच में। हाँ। कह रहे हैं कि सबसे समझौता हो गया। तो हो गया तो जाके पूछिए ना उनसे जवाब। नीतीश कुमार से समझौता हुआ तो स्पीकर से पूछिएगा ना। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन की गरिमा को तार-तार करने का प्रयास किया, इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ये प्रकरण इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सीएम का अहंकार अब चरम सीमा पार कर चुका है। बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में संकल्प को भी मैं जोड़ता हूं कि जितने सरकारी मुलाजिम हैं, क्योंकि आज कई ऐसे सरकारी लोग आए कि भैया सरकारी छुट्टी, तो मैं समझता हूं कि सरकारी छुट्टी का महत्व, पर जिस तरीके से इन सरकारी मुलाजिमों से इनकी पेंशन का अधिकार छीना गया, 2004 में जिस तरीके से एक गलत नीतिगत फैसला लिया गया और पिछले 15 सालों में उस फैसले को बरकरार रखा गया, कई राज्यों ने उस फैसले को बदला, पेंशन उन्होंने दोबारा से चालू की। आज मैं भी ये संकल्प लेता हूं कि जिस दिन बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, उस दिन हम लोग वापस से इस पेंशन योजना की हम लोग शुरुआत करेंगे। इस संकल्प के साथ मैं पुनः तमाम देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। खुशियों के रंग ये होली लेकर आए, ये उम्मीद करता हूं। जिस तरीके से सदन की गरिमा को तार-तार करने का प्रयास खुद उस सदन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, इससे ज़्यादा अशोभनीय और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। इतिहास में काले अक्षरों में ये पूरा प्रकरण लिखा जाएगा कि एक मुख्यमंत्री ने, इतिहास में पहली बार भैया देखा हम लोगों ने, भारत की लोकसभा हो, संसद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद हो, कुर्सी, चेयर सर्वोपरि होती है, अध्यक्ष सबसे ऊपर होता है। पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हीं अध्यक्ष को, चेयर को उंगली दिखाकर आप होते कौन हैं, आप जानते क्या हैं, ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी का अहंकार अब चरम सीमा पार कर गया है। और वो कहीं ना कहीं उस चेयर में, चेयर या अध्यक्ष को नहीं, वो एक पार्टी के नेता को देख रहे थे, जिस पार्टी के साथ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव जल्द करवाए जाएंगे, इसीलिए कार्यकर्ता अभी से तैयार रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रैना ने यह बयान दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी के सभी मोर्चा के एकजुटता के प्रयास से चुनाव में सफलता मिलेगी, इसीलिए सभी मिलकर काम करें। जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है, और अभी हाल ही में जो
असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है। मोदी साहब ने जिस तरीके से देश के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के सबकी भलाई का काम किया है, उसी प्रकार आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी मोदी साहब की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को हुआ है। वो चाहे गांव के हैं या शहर के हैं, पहाड़ के हैं या मैदान के हैं, जम्मू रीजन के हैं या वादी कश्मीर के रहने वाले हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले इलेक्शंस में जीत होगी। जम्मू कश्मीर में अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखिए, दुनिया सच्चाई जानती है और सारी दुनिया को मालूम है जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है ये पाकिस्तान की देन है। ये आतंकवादी अलगाववादियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर कत्लेआम किया, कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से निकाला, वहाँ के अंदर रहने वाले सिखों का कत्ल हुआ और वहाँ के अंदर रहने वाले जो देशभगत, जो नेशनलिस्ट, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले मुसलमान हैं, उनको भी पाकिस्तानियों ने कत्ल किया, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो सर इस समय आज हम देश के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेशनल वैक्सीनेशन डे पर बुधवार को ताज नगरी में 12 साल से 14 साल के बीच के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसे टीकाकरण को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने वैक्सीन का डोज तो लिया ही, जिला अस्पताल परिसर में वे सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। यहाँ बच्चे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स के लिए तालियां बजाते हुए दिखाई दिए और डॉक्टर बच्चों के लिए तालियां बजा रहे थे। बच्चों का उत्साह देखकर डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कान झलकती दिखी। आज से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए और जो 60 प्लस है उनका प्रिकॉशन डोज की आज शुरुआत हुई थी, उसको आकर के आज उद्घाटन किया गया है। अच्छी बात है कि बच्चे भी आए हुए थे जिन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा, तो खुद आकर के उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया है। आपके माध्यम से मैं जनपद के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर करा लें। जनपद में फर्स्ट डोज का लगभग कवरेज 100% हो गया है, लेकिन जिनका ड्यू लिस्ट है सेकेंड डोज का या जिनका प्रिकॉशन डोज का आ गया है टाइम, वो अपने डोजेस जरूर लगा लें, बिकॉज ये जो वैक्सीनेशन है यही कोविड का बचाव। 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण आरंभ हुआ है और इसमें हम लोग ने प्रथम आज इसका शुभारंभ यहाँ जिला चिकित्सालय से जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है। इसमें एक और सेंटर हमने जीवी मंडी को बनाया है और धीरे धीरे इन सेंटर्स को हम लोग बढ़ाएंगे। सभी हमारे जनपद वासियों से अनुरोध है कि इसमें 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का, जैसे 15 से 17 और अन्य आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण हो रहा है, उसमें अपनी सहभागिता करें। हम लोग स्कूल में जाकर इसको एक बृहद माध्यम से और अतिशीघ्र लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य करीब 1,90,000 बच्चों का है जो 12 से 14 वर्ष के हैं। उन तक हम तत्काल इस टीकाकरण को फर्स्ट डोज लगाएंगे। ये कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है, इसकी 2 डोज लगनी है। पहली डोज के बाद 28 दिन बाद इसकी दूसरी। हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में फैसला सुना दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। अब इस मामले में विरोध प्रदर्शन बढ़ चुका है। कर्नाटक के बाद अब तमिलनाडु तक छात्र सड़कों पर हैं। चेन्नई में कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। Wish that they also join with us. This is a major issue. This is a legal issue actually. If we don't get justice in the court, where we can go, where we can ask our justice. So the petition has went to the Supreme Court, right? We expect that the Supreme Court will give the decision with a democratic way. So in the request and with the condition, with the condemn that the Supreme Court's decision was totally against constitutional right. So we want our rights. We will live here. We will always live here. We will do our religious faith.
वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की स्पेशल बेंच जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। इसके पहले 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। किसानों के परिजनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने गवाह पर हमले की भी जानकारी कोर्ट को दी। प्रशांत भूषण ने कहा कि आशीष मिश्रा के जमानत होने के बाद एक अहम गवाह पर हमला किया गया, जिसके बाद सीबीआई ने यह कहा कि इस मामले में सुनवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद बुलडोजर एक बार फिर से चलने लगा है। मंगलवार को मेरठ में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस कस्टडी से फरार 2.5 लाख रुपए के इनामी बदन सिंह बद्दो के अवैध निर्माण को कब्जा मुक्त किया गया। इस बार उसके कब्जे में रहे सरकारी पार्क पर बुलडोजर चला। बदन सिंह बद्दो ने सरकारी पार्क पर अवैध कब्जा कर एक गोदाम और 6 दुकानें बना रखी थी। उसे उसके गुर्गे देख रहे थे। इस संपत्ति की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस बदन सिंह की कोठी पहले ही गिरा चुकी है। पुलिस ने बताया ये पार्क की जमीन है, इस पर कब्जा किया हुआ था। इसमें सबसे बड़े भूमाफिया बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी थे। ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है, ये पहले कभी पार्क की जमीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की जमीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रखी थी, जिसका एमडी ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। और इसका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता में वापसी से खुश बीजेपी अपने 2 दिग्गजों के हार जाने से उलझन में पड़ चुकी है। इनमें से एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोनों की अहमियत समझते हुए उन्हें सरकार में लाने के लिए हाईकमान स्तर पर चर्चा चल रही है। अगली खबर गुजरात के वडोदरा से, जहां 11 मार्च को रेलवे पुलिस ने 3 शंकास्पद महिलाओं को पकड़ा है। आपको बता दें, पूछताछ में पता चला कि इनमें से 2 बांग्लादेश से थी, जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे। एक पश्चिम बंगाल से थी, उन्हें नारी सुरक्षा केंद्र में रखा गया था, जहां से तीनों कल रात फरार हो गई। इस बात की पुष्टि एसीपी वडोदरा पुलिस ने की। बड़ौदा रेलवे पुलिस ने एक पुरुष और 3 महिलाओं को पकड़ा था। उनमें से 3 महिला में से एक वेस्ट बंगाल की थी और 2 बांग्लादेश की थी। पूछताछ में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है बड़ौदा रेलवे में। रेलवे पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और 4 दिन पहले 11 मार्च को ये 3 महिलाओं को फतेहगंज नारी संरक्षण केंद्र में यहाँ उनको रखा गया है। आज अर्ली मॉर्निंग में नारी संरक्षण केंद्र से हमें पता चला है कि जो अर्ली मॉर्निंग में कहीं 3 महिलाएं चली गई। इसमें रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया है, फतेहगंज पुलिस भी इसका छानबीन। और इसी के साथ ही देश के बात में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।